वेलकम टू द स्टूडेंट होम स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग आई दृष्टि 2025 करंट अफेयर का सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये हमारा टारगेट तो मुख्य रूप से बीपीएससी है, बट आप ये जो बुक है किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय परिदृश्य करंट अफेयर। देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र। पहला टॉपिक है मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। क्या लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2022 में उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसको याद कर लीजिएगा। उल्लास का फुल फॉर्म क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नव, हिंदी में इसको कहते हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP की शुरुआत हुई, जो 15 वर्षों से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना और अंकगणित सिखाने के लिए समर्पित है। स्मरणीय तथ्य। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर अपने अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है। यानी अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित करने वाला कौन है? तो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख, MGTL। सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक सीमित न रखकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया, जिसे कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी गई है। पहले साक्षरता मतलब पढ़ना लिखना और नाम लिखना, सिग्नेचर करना होता था, लेकिन सरकार ने इसको और बढ़ा के क्या कर दिया है? तो जीवन कौशल होना चाहिए और संख्या का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर उसको क्या कहते हैं? कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा देते हैं। यदि किसी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। 95% से अधिक है, 100% का जरूरत नहीं है। अगर 95% से अधिक है तो उसको पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। कार्यक्रम के 5 घटक हैं। पहला है आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा निरंतर शिक्षा। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है। मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है, इसकी घोषणा 20 मई 2025 को हुई है, जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया। तो सबसे पहला राज्य कौन है? मिजोरम। 30 मई 2025 को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत गोवा दूसरा राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता राज्य घोषित किया गया। लद्दाख तीसरा है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ने तो इन दोनों से भी पहले यह मुकाम हासिल कर लिया था। इसने 24 जून 2024 को भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई UT बनने का गौरव प्राप्त किया। तो राज्य के रूप में पहला हो गया मिजोरम, लेकिन ओवरऑल पूछा जाए तो लद्दाख हो जाएगा और UT में पूछा जाए तो लद्दाख ही हो जाएगा। केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है 1990 के दशक के संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद। लेकिन उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया। जून 2025 में त्रिपुरा तीसरा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना। तीसरा राज्य कौन बना? तो त्रिपुरा। आगे है संविधान हत्या दिवस। तो भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित हैं। भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। सर्वप्रथम सबसे पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो सर्वप्रथम
सर्वप्रथम भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल घोषित किया गया था। दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनज़र 3 दिसंबर 1971 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस उद्घोषणा के लागू रहने के दौरान ही देश में आपातकाल की एक नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। उपर्युक्त दोनों आपातकाल मार्च 1977 में समाप्त घोषित किए, यानी कुल मिला के ये 3 आपातकाल हो गया। फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, तो भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968। दूसरा है भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 से चल ही रहा था कि फिर से 1975 में 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा हो गई आंतरिक गड़बड़ी के कारण, और ये चला 1977 तक। स्मरणीय तथ्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। यह तब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना द्वारा इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। किसके द्वारा निर्णय लिया गया, तो गृह मंत्रालय द्वारा, जिसे 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियाँ और अत्याचार किए गए। इस दिवस के माध्यम से भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल को लागू कर तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटा गया और लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया। इसी में एक और तथ्य है, हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी और यह निजाम के शासन के अधीन था। 17 सितंबर को इसे आज़ादी मिल गई और भारत में पूर्ण रूप से शामिल हो गया था। यह क्षेत्र, वही लिखा है, क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत, किसके तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से इसको मुक्त कराया गया था। अगला हमारा टॉपिक है देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक ऐसा ढांचा या सुविधा होती है जहां विभिन्न माध्यमों जैसे सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई मार्ग के बीच माल या सामान को सुविधापूर्वक और कुशलता से स्थानांतरित किया जाता है। तो इसमें क्या स्मरणीय तथ्य है, एक बार देखेंगे। 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के 17 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। मानेसर स्थित यह संयंत्र 10 किलोमीटर के समर्पित रेल लिंक के माध्यम से पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। यह टर्मिनल अपने पूर्ण संचालन पर लगभग 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों में लादकर भेजने की क्षमता रखता है। मानेसर से रेल द्वारा वाहन देश भर में भेजने हेतु मारुति सुजुकी ने 17 रेलवे वितरण केंद्र हब चिन्हित किए हैं, जिनके माध्यम से यह वाहन 380 से अधिक शहरों तक पहुंचेंगे। यह टर्मिनल पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के तहत विकसित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का उत्कृष्ट उदाहरण है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रेल मंत्रालय या HRIDC, राज्य सरकार एवं मारुति सुजुकी के संयुक्त सहयोग से HORCL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की गई। अगला हमारा एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना, जो बहुत ही दुखद दुर्घटना थी, उसके ऊपर है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI-171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद मेघानिगर स्थित रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। लंदन गैटविक जा रही इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही
तेज धमाकों के साथ आग का गोला उठा और आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। स्मरणीय तथ्य क्या है, तो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 B7878 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए 1:38 पे उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों बाद हवाई अड्डे के पास एक बिल्डिंग पर क्रैश हो गई। बोइंग 7878 विमान में कुल 242 लोग, 230 यात्री और 12 कर्मी दल शामिल थे। विमान में सवार 222 लोगों में से 241 लोगों की मृत्यु हुई। केवल एक यात्री, जिसका नाम क्या है, विश्वास कुमार रमेश, चमत्कारिक रूप से जीवित बचे। जीवित बचे यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। विमान हादसे के स्थान पर भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इसे कुल मरने वालों की संख्या 280 से अधिक हो गई। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की भी मृत्यु हो गई। तो ये याद रखने का तथ्य है कि इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी का भी डेथ हो गया था। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर के विनाश के अवशेष अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत में जा गिरे। दोपहर के भोजन के दौरान छात्र और डॉक्टर परिसर में मौजूद थे, जिससे छात्र और डॉक्टर की भी मृत्यु हुई थी। एयर इंडिया द्वारा जारी सूचना अनुसार यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे, यानी अमेरिका का कोई भी नागरिक नहीं था। भारत के नगर विमानन महानिदेशालय DGCA एवं विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो AAIB ने हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक नवीनतम चौड़ी बॉडी वाला द्वि इंजन वाला दीर्घ मार्ग विमान है, जिसे पहली बार वर्ष 2011 में वाणिज्यिक सेवा में सम्मिलित किया गया था। सुरक्षा रिकॉर्ड की बात करें तो अपनी शुरुआत से अब तक 787 ड्रीम लाइनर मॉडल का यह पहला अवसर है जब किसी विमान को एक बड़ी घातक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, यानी ड्रीम लाइनर विमान पहले कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। एयर इंडिया दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। यह राशि मूल कंपनी टाटा सन्स द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपए मुआवजे के अतिरिक्त है, यानी टाटा सन्स 1 करोड़ देगी और एयर इंडिया 25-25 लाख अलग से। भारत की अन्य भीषण हवाई त्रासदियाँ। 1996 में चरखी दादरी मध्य आकाश टक्कर भारत की अब तक की सबसे घातक विमान दुर्घटना है, जिसमें 2 विमानों की टक्कर से कुल 339 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1985 में एयर इंडिया बम कांड। मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली, मुंबई उड़ान AI 182 एक आतंकवादी बम विस्फोट से अटलांटिक महासागर में विस्फोट कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 329 यात्रियों की जान गई। 1978 एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना। मुंबई से दुबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट 855 बोइंग 747 समुद्र में गिर गई थी, जिसमें सभी 213 लोग मारे गए। 2010 मेंगलुरु विमान दुर्घटना। दुबई से मेंगलुरु आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 158 यात्रियों की मृत्यु हुई थी। फ्लाइट रिकॉर्डर क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण होता है जिसे विमानों में लगाया जाता है, जिससे कि विमान दुर्घटना और घटनाओं की जांच में मदद मिल सके। इसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, लेकिन इसका कलर याद रखना है, ऑरेंज होता है। यह डिवाइस 2 प्रकार की होती है। पहला फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। यह नारंगी रंग का होता है। जिससे कि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सके। यह 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक के तापमान को झेल सकता है और 3400 G तक की टक्कर सह सकता है। अगला है हमारा, केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति। जातीय जनगणना से आशय है देश भर में के विभिन्न जाति समूहों की आबादी का सर्वेक्षण करना। यह संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय अभ्यास है। स्वतंत्रता के बाद 1931 की जनगणना के बाद से जातिगत आंकड़े नियमित जनगणना में शामिल नहीं किए गए थे। अब केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 में जातियों की गणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे सामाजिक न्याय की नीतियों को नई दिशा मिल सकेगी। स्मरणीय तथ्य। जनगणना संघ सूची का विषय है। संविधान अनुच्छेद 246, 7वीं अनुसूची, सूची 69, जनगणना अधिनियम 1948 एवं नियम 1990 के तहत इसे प्रबंधित किया गया है। 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान किए जाने की अधिसूचना जारी
की गई है। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से और बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027 से। अगला हमारा टॉपिक है चिनाब रेलवे पुल पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा आर्च ब्रिज। तो आर्च का मतलब क्या होता है? तो आर्च का मतलब होता है जो इस तरह से बना होता है उसे आर्च कहते हैं। तो हम चिनाब रेल ब्रिज देखेंगे तो इसी तरीके से बना हुआ है। चिनाब रेलवे पुल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित चिनाब नदी पर, कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक रेलवे पुल है। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है नदी तल से। इस पुल की कुल लंबाई लगभग 1315 मीटर यानी 1.3 किलोमीटर। यह पुल भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। यह पुल 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप तक तथा लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं का सामना करने में सक्षम है। इस ब्रिज को लगभग 120 वर्ष तक बने रहने के लिए निर्मित किया गया है। कितना वर्ष तक? तो 120 वर्ष तक। यह भारतीय इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्मरणीय तथ्य क्या है? तो 6 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चिनाब रेल पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और भारतीय संस्थानों जैसे IITs तथा भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सहयोग से निर्मित एवं विकसित किया गया है। इस पुल में स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया जिससे यह 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है। -10 से +40 डिग्री सेल्सियस। इसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए सबसे अत्याधुनिक टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया जिससे डिजाइन और निष्पादन में उच्च स्तर की सटीकता संभव हो सके। तो किस तरह का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया था? टेक्ला, याद रखने वाला पॉइंट है टेक्ला सॉफ्टवेयर। चिनाब रेल पुल को 1486 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ निर्मित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। रियासी जिले में बक्कल और कौरी के मध्य बना यह आर्च ब्रिज कहाँ बना है? तो बक्कल और कौरी के मध्य। यह आर्च ब्रिज कटरा से बनिहाल तक के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है। चिनाब रेल पुल एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी प्रदान की गई थी। अब जाकर ये पुल बना है। ध्यातव्य है कि इसी दिन प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टेरेल ब्रिज अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया था। अगला है हमारा कुछ तथ्य है, देख लेते हैं फैक्ट। विश्व के सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज दादुहे रेल ब्रिज चुआंगजांग जिसकी ऊंचाई 380 मीटर है। यह आर्च ब्रिज नहीं है लेकिन दूसरा है, यानी सबसे ऊंचा ब्रिज यही होगा 380 मीटर, लेकिन ये आर्च ब्रिज नहीं है। तीसरा है नाजीहे रेलवे ब्रिज गुइझोंग चीन, इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। तीसरा है जियांगहे रेलवे ब्रिज, इसका ऊंचाई 298 मीटर है, सब चीन में ही होगा। इसका अगला है बेई पानजियांग रेलवे ब्रिज किंगलोंग, चीन के किंगलोंग में स्थित, इसका ऊंचाई 295 मीटर है। यानी चीन के अलावा सिर्फ भारत में सबसे ऊंचा ब्रिज है। अगला हमारा टॉपिक है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थापित एक प्रमुख कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। यह 660 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना केंद्र सरकार के उद्यम NLC इंडिया लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के UPRVUNL के संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित की गई है। स्मरणीय तथ्य क्या है इसमें? तो 30 मई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई 1 यानी सिर्फ 660 मेगावाट वाला निर्माण हो गया है। ऐसा 2 और होगा तो टोटल 1800 हो जाएगा। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जुलाई 2016 में इस परियोजना को मंजूरी प्रदान किया। 1800 नहीं 1980 हो जाएगा। इसे नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड NUPPL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी संचालित कर रही है। बना कोई और है, संचालित कोई और कर रहा है, जिसमें NLC इंडिया की 51% तथा UPRVUNL की 49% भागीदारी है।
घाटमपुर परियोजना से उत्पन्न विद्युत के क्रय हेतु राज्य विद्युत निगमों से समझौते किए गए हैं। लगभग 75% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी और शेष 25% बिजली असम राज्य को आवंटित की गई है। ताज़ा आधिकारिक अनुमान के अनुसार परियोजना की कुल लागत 21,780.94 करोड़ है। इस परियोजना के शेष 2 इकाइयों को वर्ष 2026 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है। 3 इकाइयों के पूर्ण संचालन पर संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 14,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। इस परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। अगला हमारा टॉपिक है लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025। 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया था। ये कहाँ पर आयोजन हुआ था? भोपाल में। यह आयोजन मालवा की प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 320 जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है? तो सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट तथा 300 रुपये मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। 300 रुपये के इस सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र उत्कीर्ण है। 300 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का भारत के सिक्का इतिहास में पहली बार जारी हुआ, जिसे कोलकाता टकसाल ने ढाला है। किसने ढाला है? कोलकाता टकसाल ने। और ये पहली बार हुआ है कि जब 300 मूल्य का सिक्का जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया। यह राष्ट्रीय पुरस्कार एक महिला कलाकार को जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार बस्तर की जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया। देवी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को वर्तमान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ तहसील के चौड़ी गांव में हुआ था। शासनकाल इनका 1767 से 1795 तक रहा, जिसमें उन्होंने लगभग 3 दशकों तक मालवा पर न्यायपूर्ण व कुशल प्रशासन किया था। अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर संभालते ही अपनी राजधानी महेश्वर नर्मदा नदी तट पर स्थित को साहित्य, संगीत, कला एवं उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित किया। अहिल्याबाई 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह जैसे निषेध जैसे विचारों की अग्रदूत थी। उन्होंने अपने राज्य में महिला सेना इकाई बनाकर महिलाओं को शस्त्र व प्रशासन का प्रशिक्षण दिलवाया। इतिहास में उन्हें उस शासिका के रूप में याद किया जाता है जिसने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने और विधवा विवाह का समर्थन करने जैसे कदम उठाए थे। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना वर्ष 2024 में प्रारंभ की, जो महिला उद्यमों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया है। किसका? तो इंदौर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम। दार्शनिक महारानी की उपाधि से सम्मानित अहिल्याबाई का 13 अगस्त 1795 को निधन हो गया। इनको दार्शनिक महारानी भी कहा जाता है। अगला है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। तो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना 2 राज्यों मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, पहले याद रखना है ताप्ती बेसिन जो मेगा रिचार्ज परियोजना है किसके किसके बीच है? तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भूजल का स्तर बढ़ाकर सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करना है। स्मरणीय तथ्य क्या है इसमें? तो 10 मई 2025 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा 10 मई 2025 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हस्ताक्षर किए। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना परंपरागत बांध निर्माण से हटकर भूजल पुनर्भरण द्वारा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। यह पारंपरिक बांध नहीं है, ये जल संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। परियोजना के तहत ताप्ती नदी की 3 धाराओं का विकास कर अतिरिक्त वर्षा जल को भूजल पुनर्भरण किया जाएगा। जो अतिरिक्त वर्षा जल बर्बाद हो रहा है उससे जो है वाटर रिचार्ज का काम किया जाएगा। इसलिए ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को अधिकारियों द्वारा विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना कहा गया है। ये विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना है। TBMRP कृषि एवं पेयजल दोनों समस्याओं का समाधान एक साथ करने के लिए डिजाइन की गई है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर एवं खंडवा जिलों की बुरहानपुर, नेपानगर, खाकनार एवं खालवा तहसीलें लाभान्वित होंगी। महाराष्ट्र का कोला, बुल्ढाना, अमरावती आदि जिले लाभान्वित होंगे। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना में कुल 31.13 TMC जल का उपयोग होगा, जिसमें मध्य प्रदेश को
11.76 TMC तथा महाराष्ट्र को 19.36 TMC जल आवंटित किया गया है। परियोजना में एक निम्न बांध लो डाइवर्जन वियर बनाया जाएगा जो खरिया गुटीघाट जिला खंडवा मध्य प्रदेश एवं अमरावती की सीमा पर स्थित है। भारत सरकार इसकी लागत का 90% भारत सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 10% वित्तीय भार मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकार मिलकर उठाएगी। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश की हालिया वर्षों में तीसरी प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल परियोजना। इससे पूर्व क्या है, केन बेतवा लिंक परियोजना है, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है, बस नाम याद रखना है। ताप्ती मध्य भारत की एक प्रमुख पश्चिमी वाहिनी नदी है, मतलब पश्चिम की ओर अरब सागर में जाकर गिरती है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र में सतपुरा पर्वत से निकलकर लगभग 724 किलोमीटर दूरी तक बहती है। कहाँ से निकलती है, तो सतपुरा पर्वत से। नर्मदा के बाद ताप्ती भारत की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। सबसे लंबी अगर है तो नर्मदा है, उसके बाद ताप्ती है जो पश्चिम की ओर बहती है, जो गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिलती है, यानी अरब सागर में। इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा, गिरना, पुजरा, अनेर आदि हैं। अगला है हमारा टॉपिक पहलगाम से युद्ध विराम तक। तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के कब हुआ था, तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के शांत पहलगाम पर्यटन क्षेत्र में एक भीषण आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया। हमले के लगभग 2 हफ्ते बाद भारत ने सूचनाओं की पुष्टि के 6-7 मई 2025 की रात को एक प्रतिशोधी कार्रवाई शुरू की, जिसका कोड नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट हवाई हमले के बाद 2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने प्रदर्शित किया कि भारत अब आतंक के घाव पर सीधे प्रहार करने से नहीं हिचकिचाएगा, चाहे दुश्मन के घर में भी जाना पड़े। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है, तो 22 अप्रैल को यह घटना हुई थी 2:45 पे अनंतनाग जिले के पहलगाम के लगभग 7 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी में। कहाँ पे, तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, बैसरन घाटी। पहलगाम तो सबको याद होगा, बैसरन घाटी नहीं याद होगा। मैदान में स्वचालित हथियार से लैस आतंकियों के एक समूह ने छुट्टियां मनाने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। हमलावरों ने गोली मारने से पहले पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान की भी पूछताछ की। इस हमले में कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। हमले की जिम्मेदारी एक नए संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जिसे पाकिस्तानी लश्कर तैयबा का मुखौटा माना जाता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल 4 आतंकवादियों की पहचान की। पहला है अली भाई उर्फ तलहा, पाकिस्तानी नागरिक, आसिफ फौजी, पाकिस्तानी नागरिक, आदिल हुसैन ठोकर, अनंतनाग निवासी, और हसान पुलवामा निवासी। 2 पाकिस्तानी और 2 कश्मीर का ही निवासी था। पहलगाम हमले को भारत ने अपने संप्रभुता पर सीधा हमला माना और 23 अप्रैल को उच्च स्तरीय बैठक में कई सख्त फैसले लिए। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक समिति ने 23 अप्रैल 2025 को सिंधु नदी जल संधि स्थगित करने का औपचारिक निर्णय लिया। साथ ही एकीकृत चेक पोस्ट अटारी वाघा सीमा द्वार की तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया। सार्क वीज़ा छूट योजना SB इस वीज़ा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों की भारत यात्रा को प्रतिबंधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को तीनों सेना प्रमुखों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक में सशस्त्र बलों को पूरी छूट दे दी, ताकि वे हमलों के दोषियों को दंडित करने हेतु उपयुक्त समय और स्थान चुनकर कार्रवाई करें। थल सेना, वायुसेना, खुफिया एजेंसी की समन्वय बैठकें हुई, जिनमें सीमा पर जवाबी कार्रवाई की योजना का अंतिम रूप दिया गया। इस बैठकों की परिणति ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हुई। ऑपरेशन सिंदूर तो हमला हुआ 22 अप्रैल को, और ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 रात को शुरू किया गया। अभियान के तहत 9 लक्ष्य स्थलों पर एक साथ प्रहार किए गए। इनमें से 5 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में था, और जबकि 4 लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में चिन्हित थे: बहावलपुर, मुरीदके, साकरगढ़ और सियालकोट। ये सभी स्थान लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र या ठिकाने थे। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रति आक्रमण का लक्ष्य आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके भविष्य के हमलों को रोकना था, न कि युद्ध भड़काना। इधर पाकिस्तान द्वारा प्रतिक्रियाएं भेजे गए ड्रोन और शस्त्र UAV को मार गिराने के लिए भारत ने अपनी बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली की सक्रिय की। इस एयर डिफेंस ढांचे में थल सेना, नौसेना, वायुसेना के समन्वित सेंसर, मिसाइल एवं एंटी ड्रोन तकनीक, सॉफ्ट किल व हार्ड किल शामिल थे, जिससे पाकिस्तानी पक्ष से हुई कई जवाबी कोशिशों
ड्रोन हमलों की लहर को विफल बना दिया। भारत सरकार के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया था। ढेर किए गए प्रमुख आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा कमांडर खालिद उर्फ अबू आक्सा शामिल था, जो कश्मीर घाटी में हथियारों की तस्करी और संचालन के लिए जिम्मेदार था। उसे मार दिया गया है। लश्कर का ही एक अन्य शीर्ष प्रमुख मुदस्सिर खाडियान खास उर्फ मुदस्सर अबू जुंदाल इसका भी मुरीद के स्थित आतंकी शिविर का प्रभारी माना जाता था। इस हमले में मारा गया। जैसे मोहम्मद हजरा मोहम्मद हसन खान, जो पीओके में जैश के ऑपरेशन प्रमुख का पुत्र था, वो भी इस हवाई हमले में ढेर हो गया। इसके अलावा भारत द्वारा जारी विवरण के मुताबिक वर्ष 1999 के IC-814 विमान अपहरण और 2019 पुलवामा के हमले के साजिशकर्ता में रहे यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद भी 7 मई की कार्रवाई में तें बोल गए। 7 मई को पाकिस्तान ने इसका बदला के लिए क्या किया? बनियान अल मरसूस नाम से जवाबी ऑपरेशन चलाने का दावा किया, जिसके तहत सीमावर्ती भारतीय सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश हुई। साथ ही पाकिस्तान ने सिविलियन लोगों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। तो इस दौरान हमारे कुछ सैनिक एवं जवान शहीद हो गए, जिसमें से शहीद सिकंदर राउत, शहीद राम बाबू, शहीद दीपक, शहीद चिंगखम, शहीद सुरेंद्र सिंह मोगा, शहीद मोहम्मद इम्तियाज, शहीद पवन कुमार, शहीद सुनील कुमार, शहीद मुरली नायक, शहीद दिनेश कुमार शर्मा। युद्ध विराम की प्रक्रिया और शर्तें। सीमा पर बढ़ते हताहतों और दोनों परमाणु संपन्न देशों में युद्ध जैसे हालात ने वैश्विक शक्तियों को चिंतित किया था। 10 मई 2025 को पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO जनरल कासिफ अब्दुल्ला ने भारतीय DGMO लेफ्ट जनरल राजीव घाई को आपात हॉटलाइन कॉल करके युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। इस बातचीत में पाकिस्तान अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान सेना प्रमुख से बात करके तनाव घटाने को कहा है, अर्थात पाकिस्तान उच्च स्तर पर संघर्ष विराम के लिए तैयार था। युद्ध विराम की घोषणा और स्थिति। कई दौर की गुप्त वार्ताओं के बाद 10 मई की रात दोनों देशों के ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम की घोषणा की। दोनों पक्ष 10 मई 2025 को 17 बजे यानी लगभग 4:30 से प्रभावी होकर जमीन पर, हवा में एवं समुद्र में सभी फायरिंग और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुआ। प्रधानमंत्री ने 22 मई 2025 को 8वें सायं के अपने संबोधन में 4 सिद्धांत घोषित किए। वो सिद्धांत क्या थे? पहला, जवाब भारत की शर्तों पर दिया जाएगा। परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार्य नहीं होगा। आतंक शरणदाता राज्य सह आपराधिक माने जाएंगे और खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, यानी सिंधु ट्रीटी के बारे में बात किया गया। पाकिस्तान ने सीमा पर हमारे जिस एक BSF जवान पूर्णम कुमार शॉ को पकड़ लिया था, उसे 14 मई 2025 को छोड़ दिया। 17 मई 2025 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया, जिनका काम था देशों में जाकर अपना पक्ष रखना। 59 संसद सदस्य वाले 7 समूह कुल 32 देशों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देश का दौरा करेंगे। निम्नलिखित संसद सदस्य 7 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करेंगे, जिसमें पहला है शशि थरूर कांग्रेस के, रविशंकर प्रसाद भाजपा के, संजय कुमार झा जदयू के, बैजयंत पांडा भाजपा के, कनिमोझी करुणानिधि DMK के, सुप्रिया सुले NCP, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना। ये सभी संसद सदस्यों का नेतृत्व करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त भारतीय हवाई बल IAF हथियार प्रणालियाँ। कौन कौन से हथियार यूज हुए थे उसके बारे में जानेंगे। पहला है दसल्त राफेल लड़ाकू विमान, जिसे राफेल विमान कहते हैं। इसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और AESA रडार लगा हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्काल्प स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, उत्पत्ति यूरोपीय MBD है। ये क्रूज मिसाइल है, ये बम है ये, और ये क्रूज करते हुए जाके हमला करती है। दूसरा है, अगला है हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, उत्पत्ति फ्रांस का हैमर मिसाइल है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भारत का अपना है, भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस। अगला है भारतीय सेना हथियार प्रणालियाँ स्काई स्ट्राइकर, उत्पत्ति भारत इजराइल एल्बिट सिस्टम अल्फा डिजाइन। स्काई स्ट्राइकर लोइटरिंग म्यूनिशंस।
अगला है IAI हारोप लोइटरिंग म्यूनिशंस, उत्पत्ति इजराइल, भारत में निर्मित घटकों के साथ। उत्पत्ति इसका इजराइल में हुआ है, लेकिन भारत में इसको बनाया गया है। भारतीय वायु रक्षा प्रणालियाँ क्या क्या है, तो S-400 जो हमने रूस से खरीदा है, और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भारत का अपना है। उत्तर इसमें एक छूट गया है L-70 गन, जिससे बहुत सारे ड्रोनों को मारा गया था। L-70 गन ये भी भारत का अपना ही है, ये भी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना। भारत सरकार सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम से 76,000 करोड़ रुपए के तहत चिप निर्माण संयंत्रों एवं असेंबली टेस्ट यूनिटों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस हेतु दीर्घावधिक रणनीतियों के संचालन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई है। यह मिशन सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। स्मरणीय तथ्य क्या है, तो 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान उत्तर प्रदेश में की है। इस यूनिट की स्थापना HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एवं फॉक्सकॉन जो ताइवानीज कंपनी है उससे मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक करेगी। HCL एवं फॉक्सकॉन दोनों क्रमशः भारत एवं ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं। यह यूनिट मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, PC, ऑटोमोबाइल जैसे डिस्प्ले संबंधी उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगी। इस यूनिट को 20,000 वेफर्स प्रति माह उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। संयंत्र वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2027 तक शुरू कर देगा। क्या है, स्वीकृत 6 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ, और भी 6 इकाइयाँ हैं। क्या है, माइक्रोन ATMP, ये गुजरात सानंद में। मेमोरी चिप्स असेंबली टेस्ट संयंत्र 22,500 करोड़ रुपये, निवेश मंजूरी 2023 में। अगला है टाटा PSMC फैब धोलेरा गुजरात में। अगला है TSAT टाटा ATMP मोरीगांव असम में। अगला है हमारा CG रीनेसेस स्टार्स ओसैट गुजरात सानंद में। अगला है काइनेस सेमीकॉन ओसैट गुजरात सानंद में। HCL फॉक्सकॉन फैब YED UP। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 13 मई 2025 को रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के 2 उन्नत डिजाइन केंद्र नोएडा एवं मंगलुरु राष्ट्र को समर्पित किए। ये केंद्र भारत में पहली बार 3 नैनोमीटर तकनीक पर चिप डिजाइनर का कार्य करेंगे। यह देश के लिए एक तकनीकी छलांग है। हम 7 nm एवं 5 nm डिजाइन कर चुके थे, लेकिन 3 nm पर कार्य करना एक नई सीमा है। जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष 2015 से 2025 पूर्ण हो गया है। भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लक्ष्य से 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी जन सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना। इन योजनाओं का अभिप्राय था कि समाज के निम्न आय एवं असंगठित वर्ग जो अब तक बीमा पेंशन जैसी सुरक्षा से वंचित है, उन्हें मामूली प्रीमियम अवलिक योगदान पर जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा एवं नियमित पेंशन जैसी सुरक्षाएं प्रदान की जाए, यानी आम लोगों के लिए था। इसमें स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 9 मई 2025 को तीनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। अप्रैल 2025 तक PMJJBY, PMSBY और MPY के अंतर्गत कम से 23.6 करोड़, 51 करोड़ और 7.6 करोड़ से अधिक नामांकन किए गए हैं। PMJJBY योजना में 9 लाख से अधिक परिवारों के लिए 18,398 करोड़ की बीमा राशि प्रदान की गई, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। PMSBY योजना के तहत 51 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया तथा 1.57 परिवारों को 3,121 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। APY योजना के तहत 7.6 करोड़ लोगों ने इसमें नामांकन कराया, जिससे उन्हें बुढ़ापे में नियमित पेंशन की सुविधा प्राप्त हो रही है। अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 10.66 करोड़ महिलाएं नामांकित है, जिनमें से 7.08 करोड़ नामांकन PM जन धन योजना खाता धारकों के हैं। 10.6 टोटल महिलाएं हैं, जिसमें से 7.8 जो है जनधन योजना के तहत ही हैं। अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 23.87 करोड़ महिलाएं हैं, जिनमें 17.12 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना
खाता धारक नामांकित है। अटल पेंशन योजना APY में लगभग 47% महिलाएं हैं, जो कि महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाता है। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये श्रमिकों के लिए है। व्यापारी और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए NPS नेशनल पेंशन स्कीम। PM किसान, किसानों के लिए। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना 2017 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना वित्त मंत्रालय द्वारा LIC के माध्यम से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा मिशन NHM स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। जननी सुरक्षा योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर थोड़ा सा देख लेते हैं तथ्य क्या है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले बैंकों डाकघरों के खाता धारक वे इसमें शामिल हो सकते हैं। PMJJBY 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के सभी ग्राहकों को 2 लाख रुपए का 1 वर्षीय टर्म जीवन कवर प्रदान करती है। यद्यपि इसमें प्रत्येक ग्राहक को 436 रुपये प्रति प्रीमियम दे होगा, जो ग्राहक के बैंक अथवा डाकघर के खाते से स्वतः ही काट लिया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। यह दुर्घटना के लिए है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु तथा दोनों आँखों की पूर्ण और अपूर्णीय क्षति या पैरों की उपयोग की हानि या एक आँख की दृष्टि की हानि होने पर बीमा राशि 2 लाख रुपए है। यानी इस तरह कोई घटना होता है तो 2 लाख रुपए सरकार प्रदान करेगी। यद्यपि एक आँख की दृष्टि की पूर्ण और अपूर्णीय हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि होने पर बीमा राशि 1 लाख रुपये। यानी एक पैर को हो या एक आँख को नुकसान होता है तो 1 लाख रुपये, दोनों को होता है तो शायद 2 लाख रुपये। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच प्रति व्यक्ति सदस्य को प्रति वर्ष 20 रुपये प्रीमियम दे है। ज़्यादा नहीं है, मात्र 20 रुपये है। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए संगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित पेंशन योजना है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 है इसमें शामिल हो सकता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत तक 1000 रुपये प्रतिमाह से लेकर 5000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी योजना ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दी जाएगी। मतलब जितना। अगला है हमारा टॉपिक विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025, जिसको वेब्स कहा गया है। फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से आय अर्जित करने वाली अर्थव्यवस्था को क्रिएटिव अथवा ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। इसी आर्थिक क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 वेब्स 2025 मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल हुए थे। तो इसको याद रखना है, कौन सा इकोनॉमी कहा जाता है, ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। स्मरणीय तथ्य: वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रथम वैश्विक सम्मेलन है। यह पहला आयोजन 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। सम्मेलन की परिकल्पना कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, रचनाकारों को जोड़ना, देश को जोड़ना मूल मंत्र के साथ की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र दिवस के दिन इसका भव्य उद्घाटन किया, जिसमें 100 से अधिक देश के कलाकारों, नवप्रवर्तक, निवेशक और नीति निर्माता एक वैश्विक प्रतिभा रचनात्मकता के परिवेश में उपस्थित हुए। वेब्स 2025 का आयोजन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया। भारत ने वेब्स मंच से वर्ष 2029 तक $50 बिलियन यानी 50 अरब डॉलर के M&E बाजार को साकार करने का लक्ष्य रखा है। भारत पैवेलियन 1470 वर्ग किलोमीटर कला के से कोड तक थीम के साथ भारत की प्राचीन स्टोरी टेलिंग परंपरा से लेकर आधुनिक मीडिया विकास की यात्रा को 4 अनुभागों श्रुति, कृति, दृष्टि में दिखा रहा था। क्या क्या है 4 अनुभाग? श्रुति, कृति, दृष्टि और क्रिएटर्स लीप। सम्मेलन के तहत ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें 77 देशों की भागीदारी देखी गई। किसमें? तो ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025। सम्मेलन के दौरान भारत सरकार ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT की स्थापना को औपचारिक रूप प्रदान किया। मुंबई में स्थापित हो रही यह राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विशेष रूप से AVGC एक्सा सेक्टर को समर्पित होगा। वेब्स 2025 की एक विशिष्ट उपलब्धि
क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का भव्य समापन रहा। न्यूजीलैंड के स्क्रीन कैंटरबरी संस्थान और भारतीय फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव ने मिलकर न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजन करने का प्रस्ताव किया है। भारतीय कंपनी OML ओनली मच लाउडर और रूस की गैज़प्रोम मीडिया और भारत की OML के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक उत्सवों व सह उत्पादन कॉमेडी संगीत शो पर MOU की बातचीत आरंभ होने की घोषणा हुई। कोरिया की प्रमुख कंपनी CJ ENM और अमेजन प्राइम वीडियो के बीच साझेदारी की घोषणा भी इस मंच पर की गई, जिसके तहत प्रीमियम कोरियाई कंटेंट के वैश्विक वितरण पर सहमति बनी। इसके अलावा एक ऐतिहासिक इंडो ब्रिटिश फिल्म सहयोगी की नींव रखते हुए देवी चौधुरानी नामक फिल्म को भारत की पहली भारत UK आधिकारिक सहनिर्मित फिल्म घोषित किया गया। तो भारत की पहली भारत UK आधिकारिक सहनिर्मित फिल्म किसे घोषित किया? तो देवी चौधरानी, याद रखिएगा इसको। नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। तो नई शिक्षा नीति कब जारी हुआ था? 2020 में, हमको पता है। तो फरवरी मार्च 2025 में समग्र शिक्षा अभियान SSA और PM श्री योजना के तहत तमिलनाडु को मिलने वाला लगभग 2152 करोड़ रुपए की राशि नई शिक्षा नीति 2020 को न स्वीकार करने के कारण रोक दिए जाने ने इस नीति के त्रिभाषा सूत्र को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। तमिलनाडु का जोर शिक्षा के माध्यम में तमिल और अंग्रेजी पर है, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 अपने त्रिभाषा फॉर्मूले में यह कहती है कि मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा कोई भारतीय भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो हिंदी ही हो। लेकिन लोग झूठ मूठ का विवाद बना रहे हैं। स्मरणीय तथ्य क्या है? संसद की शिक्षा स्थायी समिति ने भी 26 मार्च 2025 को पेश रिपोर्ट में इस निधि स्थगन को असंवैधानिक तथा संघीय भावना के विरुद्ध बताया। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि जब तक तमिलनाडु NEP 2020 को स्वीकार नहीं करता तब तक यह फंड जारी नहीं होगा। आगे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टैलिन है, यह याद रखना है। इसे भाषाई ब्लैकमेल बताया है। यद्यपि कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2025 को दिए गए निर्णय में स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य को NEP लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का पक्ष लिया है। नई शिक्षा नीति 2020 का परिचय क्या है? तो 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा क्षेत्र का तीसरा बड़ा सुधार है। के कस्तूरीरंगन की इसके अध्यक्ष थे और इस नीति का लक्ष्य 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। इस शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फॉर्मूले पर बल दिया गया है। पहली भाषा कौन होगी? तो मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा। दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा। और तीसरी भाषा क्या है? तो कोई अन्य भारतीय भाषा। गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी एक विकल्प है। अगला है भारतीय संविधान में भाषा से जुड़े प्रावधान। तो एक है अनुच्छेद 120 जो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करती है। अनुच्छेद 210 है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करता है। अनुच्छेद 343 है जो संघ की भाषा और लिपि देवनागरी होगी इसका प्रबंध करता है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच त्रिपत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय अधिनियम विधेयक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 का क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 350 क्या कहता है? क का कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधाएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 350 ख भाषा या अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार देता है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ के कर्तव्यों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ के कर्तव्यों का वर्णन करता है। अगला हमारा टॉपिक है विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित हो गया। विझिंजम बंदरगाह तिरुवनंतपुरम केरल में अरब सागर तट पर स्थित है। अपनी भौगोलिक स्थिति के बदौलत यह दुनिया के व्यस्तम शिपिंग मार्गों पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गलियारे के बेहद निकट है।
जो इसे व्यापारिक रूप से अत्यंत रणनीतिक बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। स्मरणीय तथ्य क्या है? तो विझिंजम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। तो विझिंजम क्या है? देश का पहला है डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह। यह भारत के कुछ गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है जिसकी प्राकृतिक गहराई लगभग 20 मीटर, कहीं कहीं पे 24 मीटर तक है। प्रारंभिक क्षमता 10 लाख TEU प्रति वर्ष है, जिसे आगे चलकर चरणबद्ध विस्तार द्वारा लगभग 72 लाख TEU सालाना तक बढ़ाया जाएगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी MSC मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी ने अपने यूरोप एशिया रूट की जेड व ड्रैगन सेवा में विझिंजम को शामिल किया, जिससे यह सीधे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन श्रृंखला से जुड़ गया है। विझिंजम बंदरगाह के प्रथम चरण का विकास 8,867 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। पूर्ण परियोजना 4 चरण की है, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, जिसे चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2028-29 तक खर्च किया जाएगा। प्रथम चरण के वित्तीय ढांचे में केरल सरकार, अडानी समूह व केंद्र सरकार सभी साझेदार है। लगभग 5,595 करोड़ रुपए सरकार राज्य सरकार द्वारा, 2454 करोड़ रुपए अडानी पोर्ट्स द्वारा तथा लगभग 817.8 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में प्रदान किए गए हैं। संचालन संबंधी अनुबंध के तहत अडानी पोर्ट्स बंदरगाह का संचालन प्रबंधन वर्ष 2060 तक करेगा। भगवद गीता एवं नाट्य शास्त्र यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। यूनेस्को ने वर्ष 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य विश्व भर में मूल्यवान पुरालेखों और पुस्तकालय संग्रहों का संरक्षण करना और उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करना है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में अप्रैल 2025 में भारत के 2 अमूल्य प्राचीन पांडुलिपियों श्रीमद् भगवद गीता तथा भारत मुनि का नाट्य शास्त्र को स्थान दिया गया। यह बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। स्मरणीय तथ्य क्या है? तो यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड की 17 अप्रैल 2025 को हुई पेरिस बैठक में 74 नई दस्तावेजीय धरोहरों को इस रजिस्टर में जोड़ा गया, जिससे अब कुल 570 प्रविष्टियाँ हो गई हैं। इस बैठक में भारत की प्राचीन और अमूल्य श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को शामिल किया गया। अब यूनेस्को ने के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की कुल संख्या 11 हो गई है, जबकि यूनेस्को के एशिया प्रशांत MOWCAP क्षेत्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की संख्या 3 है। दोनों पांडुलिपियाँ मुख्यतः संस्कृत भाषा में रचित हैं, जो प्राचीन भारत की शास्त्रीय भाषा है। ये पांडुलिपियाँ पुणे महाराष्ट्र स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित है, जो दुर्लभ पांडुलिपियों के सबसे बड़े संग्रहों में से एक संस्थान है। श्रीमद् भागवत गीता प्राचीन भारत का एक दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत गीता महाकाव्य भारत के 6ठे खंड भीष्म पर्व के अध्याय 23-40 का हिस्सा है। 23 से 40 का हिस्सा है ये, मतलब गीता जो है हमारा महाभारत का ही हिस्सा है। इसे महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित माना जाता है। नाट्य शास्त्र भारतीय प्रदर्शन कला और नृत्य नाटक संगीत पर लिखित प्रथम विस्तृत ग्रंथ है। इसकी रचना भरत मुनि द्वारा की गई थी, इसको याद रखना है। यूनेस्को के अनुसार यह ग्रंथ लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध कोडिफाई किया गया था, यानी आज से लगभग 2200 साल पहले। नाट्य शास्त्र को प्राचीन परंपरा में नाट्य वेद या पंचम वेद कहा गया है। नाट्य शास्त्र को क्या कहा गया है? तो पंचम वेद या नाट्य वेद कहा गया है, जो 36,000 श्लोकों को विशाल ज्ञानकोश था, जिसे गंधर्व वेद भी कहते हैं। भरत मुनि ने उसी ज्ञान को नाट्य शास्त्र के रूप में संकलित किया। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 आस्था, संस्कृति और मानवीय एकता का अभूतपूर्व संगम है। 12 वर्ष के अंतराल पर होने वाला आयोजन विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन माना जाता है। 26 फरवरी 2025 को 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चले 45 दिवसीय महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। कहाँ पे डुबकी लगाई? तो त्रिवेणी संगम, याद रखना है। आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर होता है। यानी महाकुंभ के 4 जगहों पे होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चला था ये।
प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती अर्थात संगम के पवित्र तट पर महाकुंभ का आयोजन किया गया। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की संख्या में सही पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेले की समाप्ति तक कुल 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने सहभागिता की, यानी अब तक का सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे, लगभग 66 करोड़। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ मेले का उद्घाटन किया गया। पौष पूर्णिमा कल्पवास के प्रारंभ का प्रतीक है। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान था। यह दिन महाकुंभ मेले में दान की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या का दूसरा शाही स्नान तथा 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन तीसरा शाही स्नान था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला याद रख सकते हैं। पहला 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन, 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा तथा 26 2025 को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ का समापन हुआ। समापन कब हुआ? तो 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ। 16 से 18 फरवरी 2025 के मध्य प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। महाकुंभ 2025 के दौरान कुछ प्रमुख विश्व रिकॉर्ड बन गए, वो भी देख लेते हैं। पहला क्या है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स गंगा सफाई को मिला, जिसमें 329 कर्मचारियों द्वारा एक साथ एक ही समय में गंगा सफाई अभियान का कार्य किया गया था। दूसरा रिकॉर्ड महाकुंभ 2025 प्रयागराज मेला क्षेत्र के अलग अलग जोनों में एक साथ 19,278 सफाई कर्मियों ने मिलकर सफाई की और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। तीसरा रिकॉर्ड महाकुंभ 2025 में लगभग 10,102 लोगों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटिंग को भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यद्यपि 80 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी यह कलाकृति एकता, सामाजिक सद्भाव और सामूहिक भावना का प्रतीक है। महाकुंभ 2025 के दौरान 24 घंटे में कुल 27,396 लोगों का सेंसोडाइन इंडिया द्वारा दांतों का ऑनलाइन परीक्षण का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 24 घंटे में कुल 27,396 लोगों का। कोका कोला इंडिया और SLMG बेवरेज द्वारा ठंडे पेय पदार्थों के सबसे बड़े अस्थायी प्रदर्शन 32,737 का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया। महाकुंभ 2025 में सर्वाधिक भीड़ का रिकॉर्ड नहीं बन सका, क्योंकि इस प्रकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड तभी दर्ज होते हैं जब वहां की सरकार पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को अवगत कराती है कि यहाँ सर्वाधिक भीड़ का रिकॉर्ड बनेगा या बन सकता है, इसलिए यहाँ पे बन नहीं सका। वैसे तो ये सर्वाधिक भीड़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ नगर में आयोजित बौद्ध महाकुंभ यात्रा का शुभारंभ भी किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ भी किया गया। प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा को दृष्टि को रखते हुए 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल सहित 14,000 होमगार्ड और 2750 AI आधारित CCTV कैमरे लगाए गए थे। प्रयागराज के बाद अगला कुंभ नासिक 2027, वर्ष 2028 में उज्जैन में पूर्ण कुंभ तथा वर्ष 2033 में हरिद्वार में पूर्ण कुंभ लगेगा। यह भी कि प्रयागराज में पिछला महाकुंभ वर्ष 2013 समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। दैताभिषेकी है कि कुंभ को वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में मान्यता दी गई थी। बाकी ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति के मेष राशि चक्र में प्रविष्ट होने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में आने पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती स्थल प्रयागराज के पवित्र तट पर कुंभ का आयोजन होता है। केंद्र सरकार द्वारा मेले में कलाग्राम नामक सांस्कृतिक ग्राम स्थापित केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया? तो कलाग्राम नामक सांस्कृतिक ग्राम स्थापित किया गया, जहां शिल्प एवं लोक कला प्रदर्शनी, क्षेत्रीय व्यंजन स्टॉल और हस्तशिल्प बाजार के जरिए देश की कला संस्कृतियों को प्रदर्शित किया गया। इसी प्रकार एक विशाल उत्तर प्रदेश पर्यटन मंडप में राज्य के धार्मिक पर्यटन सर्किट, रामायण, कृष्ण, बौद्ध आदि की झांकियाँ लगाई गई। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला पार्ट हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे।